मिश्रा। बिहार में अररिया लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इस सीट से पहले आरजेडी नेता तस्लीमुद्दीन सांसद थे। उनका निधन हो जाने के बाद ये सीट खाली है। इस सीट का प्रबल दावेदार तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज आलम को माना जा रहा है। और अब मामले में नाटकीय मोड़ तब आया है जब अचानक राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी की मौजूदगी में राजद की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर ली है सरफराज आलम ने। उसके बाद उन्होंने कहा कि पूरे सीमांचल की जनता हम लोगों पर प्रेशर बनाए हुए है। सबसे ज्यादा प्रेशर उस वक्त हुआ जब इलाजरत तस्लीमुद्दीन साहब के देहांत के बाद पूरी सीमांचल की जनता और मेरी मां कहने लगी, जिस पार्टी के तस्लीमुद्दीन साहब फाउंडर थे उसी में आप चले जाइए। और उसी वजह से मैं अपने पुराने घर में वापस आया हूं। मैं जन भावना का आदर करता हूं। जब तक जदयू सेक्युलर था तब तक ठीक था। जब गठबंधन टूटा तो मैंने वापसी की। मैं इतने दिनों तक लोगों की राय सुन रहा था। उसके बाद मैंने इस्तीफा दिया। आलम ने कहा कि मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा यह पार्टी फैसला करेगी। जदयू जब तक सेक्युलर था तब तक मैं वहां था। शिवानंद तिवारी ने कहा। सरफराज ने कहा जदयू के और सारे विधायक हैं जो बेचैन हैं। पूरी देश की स्थिति देखकर आगे चलकर और भी विधायक राजद में आ सकते हैं। जेडीयू तो थे ही। जब तक जेडीयू सेकुलर ताकत के साथ था तब तक जनता को पसंद था। उसने गठबंधन तोड़ा तो हमको हटने का, कई लोगों को हटने कहेगा। सीमांचल के लोगों ने अगर लड़ावेगी तो लड़ूंगा, नहीं लड़ावेगी नहीं लड़ूंगा। आपने 4 तारीख से तस्लीम साहब के जन्मदिन की आप वीडियो निकाल के देखिए, जनता की क्या आवाज आपको पता चल जाए। आप चुनाव नहीं लड़ेगा, पार्टी जाने, पार्टी जाने। साफ साफ कह दिया, ये तय करना है एनडीए के लोगों को कि हम एनडीए में रहें या नहीं रहें। तो मांझी जी अगर कोई फैसला लेते हैं उस तरह का तो ठीक है, भले हम लोग जो है उनके तरफ से कोई बात आई तो हम लोग विचार कर सकते हैं। मांझी जी हो, उपेंद्र जी हो, और लोग हैं, एक बेचैनी एनडीए के भीतर है। इसलिए यह जो बार बार जो एनडीए के लोग, नेता लोग, प्रवक्ता लोग जो बयान देते हैं उसके उल्टा सब कुछ हो रहा है। वो ही कह रहे थे कि आरजेडी टूट रही है, आरजेडी से लोग निकल के जा रहे हैं। और देखिए आपके सामने, आपके बगल में सरफराज जी, इन्होंने आरजेडी की सदस्यता जो है ग्रहण किया और ये भी जानकारी दिया कि साहब और लोग भी हैं जो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ तो बिहार में अररिया लोकसभा सीट पर चुनाव होना है और इस सीट से पहले आरजेडी नेता तस्लीमुद्दीन सांसद थे और उनके निधन हो जाने के बाद ये सीट खाली। अब इस सीट का प्रबल दावेदार तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज आलम को माना जा रहा है। और अब इस मामले में नाटकीय मोड़ तब आया है जब सरफराज आलम ने अचानक अपने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर राबड़ी देवी से मुलाकात की और अब उन्होंने राजद की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर ली है। और सरफराज आलम के इस्तीफे के बाद से एक बार फिर से सूबे की सियासत गर्म हो गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, बिहार जदयू ने बड़ा फैसला लिया है। उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों को नहीं, उपचुनाव में नहीं होंगे जदयू प्रत्याशी। 2 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होना है उपचुनाव। बिहार की राजनीति में नया चुनावी समीकरण। बिहार जदयू ने किया बड़ा ऐलान, उपचुनाव में नहीं होंगे जदयू प्रत्याशी। 2 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होना है उपचुनाव। बिहार की राजनीति में नया चुनावी समीकरण। बिहार जेडीयू ने किया बड़ा ऐलान, उपचुनाव में नहीं होंगे जदयू प्रत्याशी। 2 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होना है उपचुनाव। बिहार की राजनीति में नया चुनावी समीकरण। और आज का दिन काफी कुछ रहा है इस पूरे उपचुनाव को लेकर। एक तरफ जहां सरफराज आलम ने साथ छोड़ा है जदयू का, वहीं दूसरी तरफ अब बिहार जदयू ने यह बड़ा ऐलान किया है, उपचुनाव में नहीं होंगे जदयू प्रत्याशी। 2 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होना है उपचुनाव। बिहार की राजनीति में नया चुनावी समीकरण।
यहाँ तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताएं, बिहार जदयू ने किया है बड़ा ऐलान। उपचुनाव में नहीं होंगे जदयू प्रत्याशी, 2 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर यह उपचुनाव होना है। बिहार की राजनीति में नया चुनावी समीकरण। बिहार जदयू ने बड़ा ऐलान किया है, उपचुनाव में नहीं होंगे जदयू प्रत्याशी, 2 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। और ऐसे में बिहार की राजनीति में नया चुनावी समीकरण देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से आज बिहार जदयू ने यह बड़ा ऐलान किया है कि उपचुनाव में उनके प्रत्याशी नहीं होंगे शामिल। एक तरफ जहां आज तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज आलम ने जदयू का साथ छोड़ा है, वहीं दूसरी तरफ आज बिहार जदयू ने यह बड़ा ऐलान किया है कि उपचुनाव में नहीं होंगे जदयू प्रत्याशी, 2 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होना है उपचुनाव। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अजय आलोक, जदयू प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे चैनल साधना न्यूज में। सबसे पहले जानने वाली बात यह है अजय जी कि जिस प्रकार से आज ये बड़ा ऐलान हुआ है बिहार जदयू की तरफ से, आखिर क्या कुछ वजह रही इसके पीछे? नहीं, कोई वजह नहीं है इसके पीछे। तीनों सीट पे सिटिंग सांसदों और विधायकों का आकस्मिक निधन हो जाने से ये सीटें रिक्त हुई हैं। तो फिर हमने उसमें एक अपना फैसला लिया कि निधन के कारण रिक्त सीटों पे उपचुनाव में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, एनडीए लड़ेगा, हमारा समर्थन रहेगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता अजय जी कि ये एक तरह से सत्ता का सेमीफाइनल है? 2019 के चुनाव की एक तरह से ये तैयारी इसको देखा जा रहा था उस तरीके से, और ऐसे में आप लोगों की पार्टी का ये ऐलान लगता है राजनीति में नया चुनावी समीकरण है ये कुछ? 243 विधानसभा है बिहार में, उसमें 2 विधानसभाओं में सीट हो रहा है, तो ये सत्ता का सेमीफाइनल कहाँ से हो गया? 40 लोकसभा सीट है बिहार में, उसमें 1 लोकसभा पे चुनाव हो रहे हैं, तो ये सेमीफाइनल कहाँ से हो जाएगा? ये तो ऐसी सांकेतिक चुनाव है, इसमें उसके बाद इस तरह का फैसला, ये सांकेतिक चुनाव है, इसमें हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि इस उपचुनाव में जदयू अपने प्रत्याशी नहीं देगा, एनडीए बाकी प्रत्याशी देगा। एनडीए तो प्रत्याशी देगा ही, हमारा समर्थन रहेगा उनको। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस प्रकार से डॉक्टर अजय आलोक इस उपचुनाव को जो बिहार में होने हैं उसको सत्ता का सेमीफाइनल नहीं मानते, सिरे से इनकार किया है उन्होंने, और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि बिहार जदयू ने ये जो बड़ा ऐलान किया है और बिहार की राजनीति में ये नया चुनावी समीकरण देखने को मिला है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए में टूट की अटकलों को खारिज किया है। हम के गरीब स्वाभिमान सम्मेलन में भाग लेने खगड़िया पहुंचे मांझी ने कहा कि वे एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। साथ उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व और सीएम नीतीश कुमार के बेहतरीन शासन के दम पर बिहार उपचुनाव में सभी सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत होगी। साथ उन्होंने अररिया लोकसभा सीट पर हम पार्टी का दावा भी ठोका है। हम लोग नरेंद्र भाई मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनका जो चमत्कारिक व्यक्तित्व है उससे सभी प्रभावित है, और जो भी आर्थिक निर्णय उन्होंने लिया है और जनहित में जो काम किया है, महिलाओं के लिए हो, गरीब के लिए हो, शेड्यूल कास्ट के लिए हो। अभी आप जानते होंगे कि यहाँ पर 3 लाख करोड़ रुपया खर्च होना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत, और उसमें 1 लाख करोड़ रुपया सिर्फ शेड्यूल कास्ट के हित में उन्होंने किया है। तो ये सब बात आती है कि गरीबों के लिए वो बात कर रहे हैं जिसकी चर्चा हम करते हैं। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि ये जो उपचुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव में तीनों में एनडीए का। जीतन राम मांझी तो एनडीए में टूट की खबरों पर पूर्ण विराम लगाते नजर आए, लेकिन खबर यह भी है कि उपचुनाव में जहानाबाद सीट को लेकर जीतन राम मांझी नाराज हैं। सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने जीतन राम मांझी की मांग पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। वहीं बीजेपी नेता और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि मांझी एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं और लगातार उनके संपर्क में है। उपचुनाव एनडीए की पार्टियां मिलकर लड़ेंगी। जीतन राम मांझी जी एनडीए के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनका पूरा सम्मान है एनडीए के अंदर में, उनसे लगातार संपर्क बना रहता है एनडीए के सभी नेताओं का, कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है, और हम सब लोग मिलकर एनडीए को चुनाव में विजयी बनाने में लगेंगे। उसमें
सीएनटी एसपीटी एक्ट को लेकर मंत्री सरयू राय के बयान ने एक बार फिर बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। बीजेपी नेता इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने भी सरयू राय को वरिष्ठ नेता बताते हुए सरकार द्वारा इस मामले को ठंडे बस्ते में डाले जाने की बात कही है। नेतरहाट में बीजेपी विधायकों की कम उपस्थिति पर भी लक्ष्मण गिलुआ अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखे। जब जरूरत पड़ेगा आने वाले समय में फिर उस पर सरकार सोचेगी, हम सब लोग भी सुझाव देंगे, लेकिन फिलहाल ये स्टॉप है। हम लोगों ने रोक दी है, इस पर आगे कुछ भी नहीं कहना है। नहीं, अब सरयू राय जी से इत्तेफाक आप लोग रखते हैं, पार्टी इत्तेफाक रखती है या उन्होंने कहा है वो सही कहा है, या वो फिर सरकार से इत्तेफाक नहीं रखते? देखिए, सरयू राय जी हमारे माननीय मंत्री है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उसका आदर और सम्मान हम लोग करते हैं। मतलब उनकी बातों से इत्तेफाक है आपका? हम उसको हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, हमारा वरिष्ठ नेता है। बीजेपी ने जहां गरीब के बेटे के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग की थी, वहीं अब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गरीब परिवार का लाल बताया जाने लगा है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह की माने तो एक तरफ देश में चाय वाले का बेटा है, तो दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गरीब के बेटे हैं। इसलिए गरीबों के लिए चलाई गई योजनाओं को पूरा करने में बिहार सरकार शिद्दत से लगी हुई है। दरअसल आज मोतिहारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जीविका दीदियों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें राधा मोहन सिंह ने भी शिरकत की। उनके अलावा कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार भी मौजूद थे। श्रवण कुमार ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आज एक दिन में 1 अरब 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा वितरण के लिए बैंक अधिकारियों को बधाई दी। एम्स की तर्ज पर ग्रेड पे और भत्ते की मांग को लेकर रिम्स की नर्सेस रविवार आधी रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी। रिम्स की नर्सेस के हड़ताल पर जाने के ऐलान से रिम्स प्रबंधन के हाथ पांव फूल गए हैं और किसी को सूझ नहीं रहा कि आखिर रिम्स की चिकित्सा व्यवस्था को हड़ताल के दौरान कैसे संभाला जाएगा। रिपोर्ट देखिए। रिम्स में नर्सों की कुल स्वीकृत संख्या 2200 है, लेकिन महज 450 नर्सें ही कार्यरत हैं, जिन पर मरीजों के इलाज की सारी जिम्मेदारी है। एम्स के समान ग्रेड पे और भत्ते की मांग कर रही नर्सों ने रविवार आधी रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि वो लंबे समय से अपनी इस मांग को लेकर आंदोलन कर रही हैं, लेकिन उन्हें हर बार आश्वासनों के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। हाँ, हड़ताल पे जा रहे हैं हम। अगर अपने स्तर से हमारे प्रबंधक अगर स्टूडेंट से काम लेते हैं, और इस दरमियान भी तो ये गलत चीज़ है कि प्रशिक्षु नर्स से स्टूडेंट से काम लिया जाता है। इसका मतलब ये इस संस्थान में नर्स का कोई ये नहीं है। प्रबंधक अगर व्यवस्था कर रहे हैं सही है, उनका काम है, क्योंकि वो पेशेंट को छोड़ेंगे नहीं। हमारा भी मानवता कहता है, ये जो है हमारा हड़ताल समाधान नहीं है, हमारी मांग समाधान है, लेकिन आवाज़ हम कहाँ उठाएं, मेरा कौन सुने। नर्सों के सामूहिक हड़ताल पर जाने के ऐलान से रिम्स प्रबंधन के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि 450 नर्सों की वैकल्पिक व्यवस्था करना रिम्स प्रबंधन के बूते की बात नहीं। फिर भी प्रबंधन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ नर्सों से इंसानियत के आधार पर मरीजों के हित में हड़ताल पर नहीं जाने की अपील भी की गई। इनके साथ रिम्स का पारिवारिक संबंध है और परिवार में आपस में मतभेद हो सकता है, लेकिन जहाँ सेवा भावना हो, जहाँ लोकहित में काम हो रहा हो, वहाँ के संस्था के कर्मी हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य नहीं हो सकते हैं। इनके सारे डिमांड्स हमने देखा है और रिम्स प्रबंधन की ओर से जो भी कार्रवाई की गई है, जो पत्राचार किए गए हैं, जीबी की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, इनके हित में लिए गए हैं। यदि रिम्स के चिकित्सकीय व्यवस्था की मानव शरीर से तुलना की जाए तो इसमें रीढ़ की हड्डी के समान हैं यहाँ कार्यरत नर्सेस, लेकिन 2200 स्वीकृत पदों के विरुद्ध महज 450 की संख्या में काम कर रही इन नर्सों ने एम्स के तुल्य ग्रेड पे और भत्तों की मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर रखा है। यदि ये नर्सेस ऐसा करती हैं तो रिम्स की चिकित्सकीय व्यवस्था पूरी तरह से चरमराकर टूट सकती है। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ आकाश भार्गव, साधना न्यूज, रांची।
बिहार में बाढ़ नियंत्रण को लेकर सरकार ने बड़ी पहल की है। जल संसाधन विभाग के अनीसाबाद कार्यालय में विश्व बैंक के सहयोग से सेंटर फॉर एक्सीलेंस के तहत गणितीय गतिमान केंद्र की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र का उद्घाटन करते हुए निर्माण में सहयोग के लिए विश्व बैंक का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र की मदद से बाढ़ नियंत्रण को लेकर समय से पहले बेहतर तैयारी करने में अहम मदद मिलेगी। इसके दूसरे चरण में इसी योजना के तहत सुपौल में भी एक फिजिकल केंद्र का निर्माण किया जाएगा। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही उपयोगी केंद्र का निर्माण वर्ल्ड बैंक की सहायता से किया है, जिसके बारे में दोनों मंत्रीगण, प्रधान सचिव और वर्ल्ड बैंक के परामर्शी इन सब लोगों। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने आज पद्मा हजारीबाग के भारतीय खेल प्राधिकरण के स्पेशल एरिया गेम सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा और झारखंड के खेल मंत्री अमर बावरी मौजूद रहे। पद्मा साइंस एग सेंटर मोराबादी रांची के बाद राज्य का दूसरा साइंस एग सेंटर है, जहां खिलाड़ियों के ठहरने और प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था की गई है। किसानों के हितों के मद्देनजर पटना में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें फसल उत्पादों को बेहतर बाजार, उच्चतम मूल्य दिलाने के लिए फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का गठन समेत कई मुद्दों को लेकर रणनीति तैयार की गई। कार्यशाला का उद्घाटन बिहार सरकार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने किया। मौके पर कृषि उत्पादन आयुक्त सुनील कुमार सिंह, प्रधान सचिव सुधीर कुमार, लघु कृषक और कृषि व्यापार संगठन के प्रतिनिधि समेत 500 किसान और उद्यमीगण मौजूद थे। राज्य के अंदर जैविक खेती कर रहे थे जाकर के। हमने एक प्लान्ड वे में चालू वित्तीय वर्ष में हमने 2000 एकड़ में और राज्य के 9 जिलों में, पटना से गंगा किनारे भागलपुर तक 9 जिलों में हम जैविक खेती की शुरुआत कर दिया जा करके है। इनपुट सब्सिडी भी दे रहे हैं जा करके हैं। अप्रैल महीने में जैविक सब्जी बाजार में हमारा आ जाएगा जा करके। तो कुल मिलाकर के आज का जो बैठक का मूल उद्देश्य जा करके है किसानों के उत्पाद सब। समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित विधिक सेवा सदन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश केशव मूर्ति तिवारी, डीएम प्रणव कुमार और एसपी दीपक रंजन ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि और सैकड़ों पक्षकार मौजूद थे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि हर 3 महीने में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसका मकसद कम समय में गरीबों को न्याय दिलाना है। लोक अदालत के आयोजन से कोर्ट में भी केस का बोझ कम होगा। वैकल्पिक रास्ते खोजे गए कि हर मामले न्यायालय में ही ना आवे, तो उसको हम एडीआर के माध्यम से जो हमको अल्टरनेट डिस्प्यूट रिलीफ जिस तरीके से रिटेसल हम दे सकें, उस माध्यम से हम यानी इन माध्यम का दायरा बढ़ाते हुए, अदालत का दायरा बढ़ाते हुए लोक अदालत, इसके अलावा एडीआर के माध्यम से, मेडिएशन के माध्यम से, आर्बिट्रेशन के माध्यम से, यानी दूसरे माध्यम से हम जो वादों का निपटारा करने का एक प्रक्रिया शुरू किए हैं। इसका उद्देश्य यह भी है कि न्यायालय के ऊपर जो मुकदमों का बोझ हो कम हो। यदि हम लोग बात करें प्रशासन की, तो प्रशासनिक जो कमियां रहती हैं या जिन चीजों के चलते किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या होती है, उसके कारण और उसका निराकरण यदि प्रशासन के समक्ष नहीं हो पाता है तो उसको जुडिशियरी का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। तो वैसी स्थिति में जुडिशियरी पुनः रिपोर्ट मांगती है प्रशासन के स्तर से ही। तो ऐसे लोक अदालत के अवसर पर यदि ज्यादा से ज्यादा लोग लोक अदालत के माध्यम से अपनी समस्याओं का, अपने परिवारों का समाधान कराएंगे, तो तीनों ही जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके कार्य बोझ जो हैं उस अपराधियों से निपटने में रांची पुलिस के पसीने भले ही छूटते दिख रहे हों, लेकिन अब पुलिस ने इन शातिर अपराधियों से निपटने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है, जिससे न सिर्फ अपराध के ग्राफ में गिरावट आएगी, बल्कि अपराधियों के लिए भाग पाना भी आसान नहीं होगा। रिपोर्ट देखिए। अब अपराधियों की खैर नहीं, अपराध से निपटने के लिए पुलिस का मास्टर प्लान। अपराधियों की बनेगी फोटो एल्बम। जी हां, अगर अब अपराधी गुनाह को अंजाम देने के बाद कानून के लंबे हाथों की गिरफ्त से नहीं बच पाएंगे। रांची पुलिस राजधानी में सक्रिय अपराधियों का एल्बम बना रही है, जिसे लगभग पूरा भी कर लिया गया है।
एल्बम में अपराधियों की तस्वीर होगी जिसे चश्मदीदों को दिखाया जाएगा ताकि लोग अपराधी को आसानी से पहचान सके। रांची के लगभग सभी थानों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र के अपराधियों की फोटो एल्बम बनाएं, जिससे कोई भी अपराधी छूटना नहीं चाहिए। लगभग सभी थानों में अपराधियों की फोटो एल्बम की तैयारी अंतिम चरण में है। तैयार करने की प्रक्रिया थानों में शुरू की गई है। इसमें थोड़ा चेंजेस करते हुए अपराध शीर्षवार हम लोग एल्बम बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि चोरी के अपराधियों का एक अलग एल्बम थानावार रहे, डकैती के अपराधियों का अलग रहे, किसी अन्य तरह के क्राइम्स हैं उसके अपराधियों का अलग रहे, ताकि एक साथ रहने से होता है कि अगर कहीं चोरी हुई है तो हर एक तरह का अपराधी का अगर एल्बम बना हुआ है और एक जगह पे चोरी का नहीं है तो उसको देखने में परेशानी होती है, आइडेंटिफिकेशन में थोड़ी और परेशानी होती है। तो उसको और सरल करने के लिए अपराध शीर्षवार हम लोग एल्बम बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। रांची सिटी एसपी अमन कुमार की माने तो फोटो एल्बम बनने से अपराधियों को आसानी से पहचाना जा सकेगा, समय भी बचेगा और अपराधी भी पुलिस की गिरफ्त में आएंगे, जिससे शहरवासी अमन चैन के साथ रह सकेंगे। एल्बम बनाने के अलावा थानों को हर दिन अपराधियों की हाजिरी लगाने का भी निर्देश दिया गया है। अब अपराधी हाजिरी लगाते रहेंगे और पुलिस उन पर नजर बनाए रखेगी। 15 लोगों का सत्यापन प्रतिदिन रांची पुलिस अदर दिन जो भी थाना प्रभारी अपना गिरफ्तारी कर रहे हैं या कुछ और कार्रवाई कर रहे हैं उसके अलावा करती हैं। और अभी तक पिछले 20-25 दिनों में हम लोगों ने 300 से 400 अपराधियों का सत्यापन किया है। तो इस तरीके से उन पर एक नज़र बनी रहती है। कोई उनके पुराने अपराधियों के घर जाता है, कोई अफसर उसका वर्तमान गतिविधि का सत्यापन करने का प्रयास करता है, तो यह पता चलता रहता है कि कौन सा अपराधी घर पर उपस्थित है, कौन सा अपराधी फरार है, कौन सा अपराधी सामान्य जीवन यापन कर रहा है। पुलिस की ये पहल वाकई काबिले तारीफ है। अपराधियों की फोटो एल्बम के सहारे रांची पुलिस पुराने और शातिर अपराधियों पर नकेल कसने में तो जरूर कामयाब होगी, लेकिन गुनाह के इस दलदल में नए और बाहर से आए अपराधियों से निपटना रांची पुलिस के लिए अभी भी किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं होगा। उम्मीद करेंगे कि रांची पुलिस इस पहलू के मद्देनजर भी कोई नया मास्टर प्लान जरूर तैयार करेगी, ताकि लोग अमन चैन के साथ अपराध मुक्त खुली हवा में सांस ले सकें। साधना न्यूज के लिए रांची से सोहन सिंह की रिपोर्ट। और आपको बताएं, आज से राजद की संविधान बचाओ न्याय यात्रा की शुरुआत कटिहार से हुई, जहां पर तेजस्वी यादव ने एक सभा को संबोधित किया और जहां हजारों की संख्या में आए लोगों की जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने मंच पर से जो तस्वीरें सामने आई वो महागठबंधन की एकजुटता को भी दर्शाता दिखा। मंच पर एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव सह सांसद तारिक अनवर राजद के रंग में दिखे और राजद की टोपी पहनकर महागठबंधन बिहार में 2019 के चुनाव के लिए तैयार है। वहीं एनसीपी नेता पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री भी राजद में शामिल हो गए। संविधान बचाओ न्याय यात्रा में आज की पहली सभा कटिहार जिले में हो रही है और जो उत्साह और जो सैकड़ों की तादाद में, हजारों हजार की तादाद में आज जो जन सैलाब इस राजेंद्र स्टेडियम में आया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोगों ने मूड बना लिया है। प्रधानमंत्री पूर्णिया करके घूमे हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से, और मुख्यमंत्री जी इधर ही साथ साथ थे। 500 करोड़ का घोषणा किया। एक पैसा बता दो अगर मिला हो तो। बाढ़ के राहत के नाम पे ठग लिया गया, लेकिन बेईमान जो सत्ता में बैठे हैं उनका घर में और उनके संपत्ति में इजाफा जरूर हो रहा है। हमारे चाचा जो हैं ये नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह है। आरक्षण आबादी के अनुसार सबको किसी हिसाब से उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तमिलनाडु के तर्ज पर 70% आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए हम आप लोगों के बीच आए हैं संविधान बचाने के लिए और न्याय। खुले पैसे ना होने पर दुकानदार चॉकलेट या टॉफी ग्राहकों को थमा देते हैं और ना चाहते हुए भी ग्राहकों को सिक्के के एवज में चॉकलेट या टॉफी लेनी पड़ती है। हजारीबाग के कल्लू चौक के विशाल मेगा मार्ट को ग्राहकों को खुले पैसों के बजाय चॉकलेट थमाना महंगा पड़ गया। यहां ग्राहक को 8 रुपये वापस करने के बदले चॉकलेट थमाई जा रही थी। सदर एसडीएम को जब मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई करते हुए विशाल मेगा मार्ट पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर दोबारा ऐसा मामला सामने आया तो वे मॉल को सील कर देंगे। उन्होंने बताया कि खुले पैसों के एवज में टॉफी या चॉकलेट देना गैर कानूनी है। अगर कोई ऐसा दुकानदार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
स्पष्टीकरण पूछा था पहले कंडीशनल ऑर्डर पास करते हुए, तो उन्होंने जो जवाब दिया था वो जवाब ये था कि 1 रुपये से कम का जो है 50 पैसा 25 पैसा का वापसी नहीं हो पाता है, तो उसके लिए चॉकलेट देते हैं, जो कि सरासर गलत था, क्योंकि मेरे पास जो मामला था वो 8 रुपये का था, 1 रुपये से कम के सिक्कों का नहीं था। तो असंतोषजनक पाया गया, तो हम लोगों ने एब्सोल्यूट ऑर्डर पारित करते हुए 50,000 का फाइन किया, और अगर नहीं देने पे दुकान सील करने का आदेश था, पर उन्होंने 50,000 जमा कर दिया। तो हम लोगों ने एक सशक्त जो है उनको निर्देश कर लीजिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप लगातार